गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राज्य की प्रगति और उसमें विशेषकर हम आंगिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रत्येक विचारक अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार राज्य पर विचार करता है और जो भी अपने अनुसार जिस दृष्टिकोण को लेकर चलता है उसी के अकॉर्डिंग उसके विचार होते हैं और उसे उन लक्षणों से युक्त माना जाता जो उस विचार प्रणाली के अनुसार होते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल तौर पर समझने का प्रयास करें कि जैसे समाजशास्त्री राज्य को एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, वो किसी और तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। समाजशास्त्री हमेशा सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार करेगा। इतिहासकार उसको ऐतिहासिक विकास के रूप में स्वीकार करेगा। नैतिक दार्शनिक इसको नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्था मानेंगे। मनोवैज्ञानिक इसको एक ऐसा संगठन मानते हैं जो अपनी इच्छा भौतिक कानून के अनुसार प्रकट करता है। राजनीति शास्त्री इसको एक ऐसी संस्था मानते हैं जो शांति और व्यवस्था हेतु बनी है। विधि शास्त्री इसको कानूनों की उत्पत्ति और कानूनों के अधिकारों की रक्षा हेतु निर्मित एक संस्था मानते हैं। इस प्रकार विभिन्न विद्वान राज्य की प्रकृति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और किए हैं। राज्य के स्वरूप के संबंध में प्रतिपादित इन विविध सिद्धांतों में विधि शास्त्रीय सिद्धांत, सावयव सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, ऐसे खूब सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा चुका है। लेकिन हम हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस के तहत हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो है आंगिक या साअवयव सिद्धांत। देखिए, साअवयव मतलब विभिन्न अवयव मिलकर, आंगिक या विभिन्न अवयव मतलब विभिन्न अंग मिलकर। ये कहते हैं कि जो आंगिक सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं और साअवयव सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो साअवयव सिद्धांत के अंतर्गत यूँ समझना कहें कि राज्य को एक शरीर का स्वरूप माना गया है। उसको उपमा दी गई, जिस प्रकार हमारा शरीर होता है और शरीर में विभिन्न अंग मिलकर के एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से जो राज्य है, राज्य का निर्माण भी विभिन्न प्रकार के अंगों के फलस्वरूप होता है। आई बात समझ में? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें मतलब राज्य को एक शरीर के स्वरूप के समान माना गया है, तो वो है आंगिक कह सकते हैं या साअवयव सिद्धांत भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है, उसी प्रकार से राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और उनसे मिलकर बनता है। मतलब जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर आप देखिए, मस्तिष्क देखिए, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी कर्मेंद्रियाँ, हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़े हैं, जो हमारा लीवर है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारी किडनी है, जो हमारे शरीर के जो भी अंग हैं, सभी अंगों से मिलकर ही हमारा एक शरीर बना है। उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं, उनसे मिलकर ही किसका निर्माण होता है? राज्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार शरीर अंगों का एक समूह मात्र नहीं होता, जिस प्रकार शरीर अंगों का समूह मात्र नहीं होता और उसका उन अंगों से पृथक भी अस्तित्व होता है, उसी प्रकार यद्यपि व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है, किंतु इन व्यक्तियों से पृथक भी राज्य का अपना एक अस्तित्व होता है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर से पृथक अंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार राज्य से पृथक व्यक्तियों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने शरीर से कोई भी एक अंग बाहर निकाल दीजिए और फिर आप अपने शरीर को सही ढंग से चलाने की कोशिश करें, क्या शरीर चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार ये कहते हैं कि राज्य है तो सब कुछ है। अगर राज्य में से किसी भी एक अंग को पृथक कर दीजिए तो फिर उसका कोई, या फिर राज्य में से व्यक्ति को निकाल दीजिए तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है। प्राणी शरीर के समान ही राज्य भी एक प्रकार से विकासशील होता है। जिस प्रकार से एक नवजात शिशु होता है और अपनी युवावस्था तक जिस प्रकार से अपने शरीर का विकास करता है, उसी प्रकार राज्य भी हमेशा विकासशील होता है, वो समय के साथ अपना विकास करता रहता है। तो इस प्रकार साअवयव सिद्धांत राज्य को एक कल्पना मात्र न मानकर उसको एक वास्तविक शरीर के रूप में मानता है। ये किसी प्रकार के काल्पनिक या आदर्श के रूप में स्वीकार न करके एक उसको वास्तविक व्यक्ति शरीर के स्वरूप में उसको स्वीकार करता है। इसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में उसी प्रकार की अंतर्निर्भरता का संबंध है जिस प्रकार से शरीर और शरीर के विभिन्न अंगों में होता है। आई बात समझ में? मतलब राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के अटूट है, एक दूसरे के पूरक है, इनको हम पृथक नहीं कर सकते। अगर व्यक्ति राज्य में नहीं होगा तो राज्य नहीं होगा, और अगर व्यक्ति मिलकर राज्य का निर्माण नहीं करते तो फिर राज्य मतलब दोनों में से किसी का फिर अस्तित्व नहीं रह सकते हैं, ठीक है। गार्नर की परिभाषा है, वो कहते हैं कि साअवयव सिद्धांत एक प्राणी वैज्ञानिक धारणा है जो राज्य को जीवधारी व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है
उसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों को जीवधारी शरीरों के कोष्ठों के समान समझता है और राज्य तथा व्यक्ति के मध्य ठीक उसी प्रकार के अनायोजित संबंध की कल्पना करता है जैसा संबंध शरीर और उसके अंगों के मध्य होता है। ठीक है, ये गार्नर कहते हैं। मतलब ये इसको एक प्राणी वैज्ञानिक धारणा, एक बायोलॉजिकल उसको एक अप्रोच के रूप में इसको स्वीकार किया गया है कि राज्य को एक जीवधारी व्यक्ति के स्वरूप के समान उसको स्वीकार किया गया है। और उसका जो निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं, तो जिस प्रकार शरीर के विभिन्न कोष्ठों के जो शरीर का विभिन्न अंगों से जिस प्रकार निर्माण होता है उसी प्रकार से उसको माना गया है। और राज्य तथा व्यक्ति के मध्य ठीक उसी प्रकार के संबंध की कल्पना की जाती है जिस प्रकार से हमारे शरीर और शरीर के विभिन्न अंगों में होता है। ठीक है, तो ये गार्नर स्पष्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमें स्पष्ट कर लिया कि सावयव सिद्धांत बोलिए या आंगिक सिद्धांत, ये क्या होता है। अब हम देखते हैं कि सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए, सावयव सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना कि स्वतः राजनीतिक विचारधारा। मतलब इस सिद्धांत को, ये कोई नया नहीं है, ये पुराना सिद्धांत है। और प्लेटो ने राज्य को एक वृहत आकार का मनुष्य बतलाकर व्यक्ति और राज्य के बीच एक पूर्ण सादृश्य स्थापित किया गया। मतलब जो हमारे यूँ कह सकते हैं कि यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो के ने खुद इसको राज्य को एक वृहत आकार का मनुष्य बतलाया है। ठीक है, और व्यक्ति और राज्य के संबंध को एक प्रकार से सादृश्य, मतलब दोनों में एक प्रकार से समीपता स्थापित की गई है। उसने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया था प्लेटो ने, शासक, योद्धा और श्रमिक। मतलब इसको यूँ कह सकते हैं कि समाज को, मतलब उसने दार्शनिक राजा, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, जो उसमें गुण के आधार पर होते हैं कि जो शासक होता है उसमें बुद्धि या विवेक तत्व की प्रधानता होती है, जो सैनिक या योद्धा या साहसी होते हैं उसमें साहस तत्व की प्रधानता होती है, और जो श्रमिक या उत्पादक वर्ग वो होते हैं जिसमें यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से तृष्णा का जो भाव उसमें गुण पाया जाता है। तो उस प्रकार से उन्होंने किया है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं और इन विभाजन का जो आधार है वो मानव आत्मा के 3 गुण बुद्धि, साहस और इंद्रिय तृष्णा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक व्यक्ति विशेष के आधार पर सब कुछ स्पष्ट करने का प्लेटो ने प्रयत्न किया है। और अरुस्तु ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि राज्य तथा उसके नागरिकों की तुलना शरीर और उसके अंगों से की है। मतलब अरुस्तु ने भी इस बात पर अपना विश्वास जताया, इसमें मत प्रकट किया है कि जो राज्य है और नागरिक है इनकी तुलना किस प्रकार से की है, शरीर और उसके अंगों की है। जिस प्रकार हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं इनसे मिलकर हमारा एक सुदृढ़ शरीर बनता है, उसी प्रकार व्यक्तियों से मिलकर एक सुदृढ़ राज्य बन सकता है। रोमन विद्वान सिसरो ने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया है। वह राज्य के प्रधान को मानव शरीर पर शासन करने वाली आत्मा की उपमा देते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने मानव शरीर पर शासन करने वाली आत्मा की उपमा दी है राज्य को, तो कब बता सकते हैं, सिसरो ने। फिर उसी प्रकार से आप मध्य युग में आइए, तो मध्य युग में भी जोन्स ऑफ सेलिसबरी हैं, मार्सिलियो ऑफ पाडुआ हैं, ओकम हैं, ऑल्थुशियस हैं, थॉमस एक्विनास हैं आदि ऐसे सभी मध्यकालीन विचारकों ने भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद में हॉब्स और रूसो ने भी कुछ इस प्रकार के विचारों को प्रतिपादन किया है। हॉब्स ने राज्य विषयक पुस्तक का नाम लेवियाथन अर्थात विशाल जलीय जंतु, जिसको अपन कह सकते हैं सामान्य हिंदी अर्थ में, रखा है। परंतु हॉब्स और रूसो की विवेचना और तुलना अतिरिक्त थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस आंगिक सिद्धांत या सावयव सिद्धांत का अलग अलग प्राचीन चिंतक, मध्यकालीन चिंतक सभी में हमें इस प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में राज्य की उत्पत्ति के समय में सामाजिक समझौता सिद्धांत का ह्रास होने के साथ सावयव सिद्धांत को नवीन अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। मतलब देखिए कि 19वीं सदी में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था हॉब्स, लॉक, रूसो ने, इसका ह्रास होने से किस सिद्धांत की जो उत्पत्ति हुई थी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रमुखता प्रदान की गई सावयव सिद्धांत की। प्राचीन युग और मध्य युग के विचारकों ने तो राज्य और मानव शरीर के बीच तुलना ही उपस्थित की थी। उनका ये विचार था कि राज्य मानव शरीर और जीवधारी से मिलता जुलता है, किंतु 19वीं सदी के विचार से आगे बढ़ गए और उन्होंने राज्य को जीवधारी या मानव शरीर ही माना है। विस्तार के साथ इस प्रकार की धारणा का प्रतिपादन किया गया और उस काल में राज्य रूपी शरीर के साथ पोषक व्यवस्था, स्नाविक प्रणाली, परिचालन व्यवस्था आदि गुण भी जोड़ दिए गए। राज्य के संबंध में इस नवीन विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ और वहाँ से फिक्टे और ब्लनसली जैसे विचार धारा का भी प्रबल समर्थन हुआ। ब्लनसली ने इस सिद्धांत को और भी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। तो समझ सकते हैं कि इस सिद्धांत का जो प्राचीन काल, मध्य काल, उसके बाद में ये जो वहाँ केवल एक मानव शरीर और राज्य के रूप में तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मानव
जो राज्य मानव शरीर या जीवधारी से बिल्कुल स्वरूप मिलता जुलता स्वरूप प्रतिपादन करने गया, फिर 1900 सदी में और आगे बढ़ देंगे और इसके संबंध में अलग अलग प्रकार से राज्य रूपी शरीर के साथ उन्होंने अपनी विभिन्न गुण भी जोड़ दिए गए तथा फिक्टे और बुलंदशैली ने और भी इसका प्रबल रूप से समर्थन करके इस सावयव सिद्धांत को और भी अच्छे ढंग से शुद्ध रूप से प्रतिपादित करने का काम किया। अब हम देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर और ये जो आंगिक सिद्धांत है इसके संबंध में क्या है उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। देखिए, सावयव सिद्धांत अत्यंत पुराना है। प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, हॉब्स, रूसो आदि विचारकों ने अपनी धारणाओं में अपने विचारों में इस बात का प्रतिपादन किया है, लेकिन सावयव सिद्धांत का सबसे एकदम विशद विवेचन इंग्लैंड के विचारक हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। इसी कारण सावयव सिद्धांत स्पेंसर के नाम से बिल्कुल नज़दीक से जुड़ा हुआ है। इसने राज्य और व्यक्ति के मध्य सूक्ष्म रूपक बांधते हुए सिद्ध करने की चेष्टा की कि राज्य और समाज एक प्राकृतिक जीवित शरीर है। मतलब जो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो अपने इस सावयव सिद्धांत के बारे में जो अपने विचार प्रकट किए वो बेहद एकदम स्पष्ट हैं और इन्होंने इस प्रकार से राज्य और व्यक्ति के मध्य सूक्ष्म रूपक बांधते हुए ये सिद्ध किया कि राज्य और समाज एक प्राकृतिक जीवित शरीर है और जो अन्य जीवधारियों से किसी तरह से भिन्न नहीं है। राज्य और शरीर में कई प्रकार की हमें समानता दिखाई देती है। इस प्रकार का प्रतिपादन करने का जो श्रेय है वो हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। जैसे उसने किस किस प्रकार की समानता है स्पष्ट बताइए। पहली है रचना। आप देखिए, जिस प्रकार शरीर की रचना रक्त, मांस, हड्डी से आदि से होती है उसी प्रकार से राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर बनता है। आप देखिए, हमारे शरीर में रक्त है, ब्लड है, हमारा मांस है, हड्डियां हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर का अन्य अंगों का जो निर्माण होता है, तो इन सभी का जो स्ट्रक्चर से हमारा शरीर जो एक प्रकार से क्रिएट हुआ है, तो उसी प्रकार राज्य है। तो राज्य में आखिर होते कौन है? व्यक्ति होते। व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य बनता है। तो यूँ समझ सकते हैं इसको कि जिस प्रकार से विभिन्न अंगों से मिलकर शरीर बनता है उसी प्रकार विभिन्न व्यक्ति मिलकर क्या बनता है? राज्य बनता है। तो यूँ इसकी समानता स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा, जन्म कि प्राणी शरीर और राज्य दोनों का जन्म जीवाणुओं के रूप में प्रारंभ होता है। प्राणी शरीर मतलब हमारा शरीर, मनुष्यों का शरीर, और राज्य दोनों का ही जो जन्म होता है वो जीवाणु के रूप में प्रारंभ होता है। मतलब एक छोटे से रूप में जन्म लेते हुए विशाल रूप में आगे जो विकास होता है उसी प्रकार से हमारा शरीर और हम सभी व्यक्तियों से मिलकर राज्य, तो दोनों को एक प्रकार से जीवाणु के रूप में प्रारंभ होता है। क्योंकि राज्य में अगर व्यक्ति नहीं हो, मनुष्य नहीं हो, मानव नहीं हो तो फिर वो राज्य किस काम का? इसलिए आप समझ सकते हैं कि दोनों को जन्म के रूप में भी एक साम्यता स्पष्ट करने का काम किया है। तीसरा है विकास। जीवधारी और राज्य दोनों की वृद्धि और विकास क्रम एक सही है। जीवधारी मतलब हम सभी मनुष्य और राज्य दोनों का जो विकास है उसका जो विकास का जो क्रम है या राज्य की जो वृद्धि का जो क्रम है वो दोनों को एक समान रूप से हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकट किया है। कहते हैं कि जिस प्रकार जीव और शरीर साधारणतः समानता से भिन्नता या जटिलता की ओर बढ़ते हैं, यानी सामान्य से जटिलता की ओर बढ़ा है। पहले शरीर हमारा शिशु अवस्था में बिल्कुल एकदम हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे हम अब समझना बूझना, आसपास का वातावरण, परिवार के सदस्यों को जानना पहचानना, धीरे धीरे करके बोलना, फिर अपन चलना फिरना सब सीखते हैं और धीरे धीरे अपना विकास करते हैं। उसी प्रकार से राज्य में भी मतलब यूँ कह सकते हैं कि सामान्य से जटिलता की ओर, उसी प्रकार राज्य भी क्या करता है कि सामान्य और प्राकृतिक अवस्था से धीरे धीरे विकसित होकर होते हुए वो आधुनिक राज्यों के रूप की तरफ बढ़ता चाहता है। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर का विकास होता है उसी प्रकार से राज्य का भी विकास होता है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। अगला है परस्पर निर्भरता। मतलब आप समझ सकते हैं कि जीवधारी शरीर और राज्य दोनों में अंतर्निर्भरता पाई जाती है। जीवधारी शरीर और राज्य दोनों में किस प्रकार की अंतर्निर्भरता पाई जाती है? ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक अंग के निर्बल और बीमार हो जाने से संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता है, अगर हमारे शरीर में से कोई भी एक अंग थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाए तो उसका पूरा प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। शरीर का प्रत्येक अंग उससे प्रभावित होता है और अपनी कार्य क्षमता है उसको काफ़ी कुछ प्रभावित करता है। तो उसी प्रकार राज्य का स्वास्थ्य और बल और उसकी समृद्धि भी राज्य के व्यक्तियों और वर्गों पर निर्भर करती हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ होंगे, व्यक्ति सक्षम होंगे तो ये तय है कि वो राज्य भी सक्षम होगा, समृद्ध होगा।
अगर राज्य के व्यक्ति कमज़ोर हैं, स्वास्थ्य बहुत क्षीण है, तो ये तय है कि राज्य भी क्षीण होगा। क्योंकि राज्य कैसा होगा ये किस पर निर्भर करता है कि उस राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्ति कैसे हैं। आई बात समझ में। इसलिए आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति पर पड़ने वाला प्रत्येक प्रभाव राज्य पर पड़ता बिल्कुल स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि उनके कार्यों का एक दूसरे पर प्रतिक्रिया होती है। राज्य का स्वास्थ्य बल, उसकी समृद्धि व्यक्तियों और वर्गों पर निर्भर करती है। जिस प्रकार शरीर के अवयवों द्वारा ठीक प्रकार से कार्य न किए जाने पर शरीर को हानि पहुंचती है, उसी प्रकार समाज में यदि लोहार अपना काम करना बंद करें तो किसान अन्न उत्पादन कम करें और व्यापारी अन्न का वितरण ठीक प्रकार से न करें तो संपूर्ण समाज को हानि पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। आप समझो कि हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जिस प्रकार से हम हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें से अगर आप ये कहें कि जो लोहार है वो अपना काम करना बंद करें, जो भी सस्ता मतलब आप जो भी खेती यहाँ पे जो भी किसी भी प्रकार के उत्पादन कार्यों में जो जिस प्रकार के औजारों को प्रयोग में लाए जाते हैं, उन औजारों का प्रयोग बनाना ही बंद कर दे लोहार, या फिर जो किसान है वो अपने खेत में खेती भी करना बंद कर दें, अन्न का उत्पादन करना ही बंद कर दें, और व्यापारी बिल्कुल जो अन्न है उनका वितरण ही न करें, तो सोचो क्या हमारे समाज चल पाएगा, समाज आगे बढ़ पाएगा? कुछ भी नहीं हो सकेगा। आई बात समझ में। तो संपूर्ण प्रक्रिया बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है। तो ये स्वाभाविक है कि जो भी प्रभाव पड़ता है वो व्यक्तियों का पड़ता है और व्यक्ति ही राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। अगला है संगठन। शरीर और राज्य का संगठन भी एक ही प्रकार का होता है। शरीर के 3 भाग होते हैं, जीवन प्रणाली, विभाजन प्रणाली और विनिमय प्रणाली। इसी प्रकार तीनों प्रणालियों पर मस्तिष्क अपना पूर्ण नियंत्रण रखता है। कि जैसे हमारे शरीर में जो भी आप समझते हैं कि हमारे जीवन का संचालन, हमारे जीवन के सारे जो शारीरिक संरचना हुई है उसमें विभिन्न प्रकार के रक्त का जो पोषण है या जो शरीर के विभिन्न अंगों का जो कार्य है उसमें अपने आप को पूरा शरीर मेंटेन करता रहता है। अगर कहीं भी घाव हो गया है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर उस घाव को ठीक करता है, अपने आप को मतलब मेंटेन करने का जो काम करता है। उसी प्रकार और सब कुछ नियंत्रण हमारे ऊपर किसका रहता है? मस्तिष्क का रहता है। तो शरीर का मुख्य अंग कौन है? मस्तिष्क है, जो पूरे शरीर पर अपना नियंत्रण रखता है। तो राज्य के संगठन है वो भी इसी प्रकार का है। राज्य में भी जीवन प्रणाली के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया, विभाजन प्रणाली के अनुसार यातायात और संवाद वाहन के साधन और मस्तिष्क के समान सरकार होती है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क करता है उसी प्रकार हमारे राज्य का है, उसमें भी ये सब अंग विभिन्न प्रकार के मिलकर ही राज्य को सही ढंग से सुचारू चला पाते हैं। और अंतिम है विकास क्रम। आप देखिए जिस प्रकार शरीर नाशवान होता है और उसका निरंतर विनाश होता रहता है, शरीर के पुराने घटकों के स्थान पर नवीन घटक आते रहते हैं, उसी प्रकार वृद्ध और बीमार व्यक्ति मरते हैं, उनके स्थान पर नवीन व्यक्ति जन्म लेते रहते हैं। आई बात समझ में। तो ये अपने आप समय के साथ सब कुछ बदलाव होता रहता है, नए पैदा होते हैं और पुराने मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो अपने आप में ये विकास क्रम ये जो चक्र है वो चलता रहता है। इस प्रकार यूँ समझते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर है, इन्होंने राज्य और मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की समानताओं को स्पष्ट किया है, उनमें साम्यता को स्थापित किया है कि जिस प्रकार हमारे शरीर है वो विभिन्न अंगों से मिलकर जो एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है, उसी प्रकार राज्य में विभिन्न व्यक्ति मिलकर राज्य के स्वरूप को यथार्थता और वास्तविकता स्वरूप प्रदान करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों में एकरूपता समान समरूपता पाई जाती है। और क्योंकि उन्होंने इस आधार पर प्राणी शास्त्र पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि व्यक्ति ही राज्य का निर्माण करते हैं। तो जिस प्रकार शरीर है उसी प्रकार राज्य है।